हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम कुछ ज़्यादा विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। आज समय का अभाव है। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन जो है ना, वो दिया गया है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर ये डायरेक्ट डायग्राम नहीं आता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इससे, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप के या एमसीक्यू टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक टिपिकल फ्लावर है। टिपिकल फ्लावर का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जो हाल ही में खिला हो, यंग फ्लावर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, इसे हम थैलेमस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर्स ए है। आप डायग्राम में देखें, इसे हम कहते हैं सेपल। इसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ये सेपल हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जब हमारा फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट साइकिल। ये हमारे फ्लावर का पहला वर्ल है, पहला साइकिल होता है। ठीक है ना। अच्छा, सेपल्स, इसे हम क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अगला है इसका दूसरा है पेटल्स। यहां पर देखें आप, पेटल्स, ए पेटल है, सेपल और पेटल। पेटल जो है ना कलरफुल होते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इनके अंदर नेटर होता है, रस होता है, जो कि पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ये सेंटेड होते हैं। आई बात समझ में? ये हमारे फ्लावर का सेकंड वर्ल होता है, सेकंड साइकिल होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। थर्ड थर्ड हम बात करते हैं एंड्रोसियम। आप डायग्राम में देखें, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है हमारे फ्लावर का, जो कि मेल पार्ट होता है, जिसकी जो यूनिट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो एंड्रोसियम हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंड्रोसियम क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमारे फ्लावर का मेल पार्ट होता है। आई बात समझ में? जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। देखिए सर, हम अलग करके दिखा रहे हैं। ए है स्टामेंस, इसकी यूनिट को हम स्टेमेंस कहते हैं। पूरा का पूरा स्टेमेंस है। ठीक, ऊपर वाला पोर्शन जो है जिसे हम एंथर बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम फिलामेंट कहते हैं। और जहां पर एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से अटैच होते हैं वहां से हम कनेक्टिव बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, लास्ट जो वर्ल है उसका नाम है गाइनोशियम। गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, और जिसकी यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं? ये देखिए आप, इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? कार्पल कहते हैं, सिंगल है। इसका सोइलप पार्ट जो होता है जिसे हम ओवेरी कहते हैं, ये ओवेरी है। ठीक, यहां पर आप देखें, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा और स्टाइल, दो हैं। ये स्टाइल है और ये यहां पर क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा का मेन रोल होता है कि ये पोलन ग्रेन्स को, आई मीन माइक्रोस्पोर को एब्जॉर्ब करती है। आई बात समझो? रिसीव करती है। स्टिग्मा है, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी बार इसकी डिस्कशन हम अगले उसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा फ्लावर है। मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है इसमें से क्योंकि ज्यादातर इसका डायग्राम इंपोर्टेंट है, डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में। ये लेबलिंग डायग्राम, ये लेबलिंग डायग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका माइक्रोस्पोर आई मीन पोलन ग्रेन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक बार ओटी पूछी गई थी। कौन सी पूछी गई थी मैं आपको बताता हूं। देखो, हम यहां पर देखें अलग से,
मैं बनाए दे रहा हूं। हम बात करते हैं कि हमारा जो माइक्रोस्पोर जो होता है उसके पास दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं, एक इनर लेयर होती है। दो लेयर होती हैं, एक होती है एक्साइन, आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं और इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन इंटाइन को कभी भी प्रॉपरली कवर नहीं करती है, कुछ पार्ट जो है वो खुला रह जाता है, कुछ पार्ट जो है उसका कैसा रह जाता है बेटा, कुछ पार्ट जो है वो खुला रह जाता है, कंप्लीटली कवर नहीं करती है। जैसे कि हम बात करें ऐसे करके, देखो बेटा ऐसे हमने देखा कि यहां पर कुछ कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमारा इसे कवर नहीं है, जैसे कि ये वाला पोर्शन कवर नहीं है, यहां पर ये कवर नहीं है और यहां पर भी ये कवर नहीं है। इस प्लेस को हम कहते हैं जर्मपोर। क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जर्मपोर, नाम पड़ गया। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं एग्जाम में, पूछ लिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि जो इंटाइन लेयर जो होती है माइक्रोस्पोर की वो किससे बनी होती है, तो उसका आंसर था सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इस वर्ष अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो ये आ सकता है कि एक्साइन किसकी बनी होती है, तो उसका आंसर है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इज अ हाई रेजिस्टेंस मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल है जो केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शंस नहीं करता है, नेचर में इसे कोई डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे, हालांकि मुझे डिटेल से नहीं पढ़ाना है, फिर भी मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, मन नहीं मानता है, कि ऐसे कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो नेचर में डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। तो एक बात याद रखना, जिसका कोई एंजाइम नहीं होता है वो कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। इसलिए स्पोरोपोलिन को कोई डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आज तक नहीं बना है, इसीलिए स्पोरोपोलिन जो है वो नेचर में डाइजेस्ट नहीं होता है। आई बात समझ में? तो स्पोरोपोलिन इज द वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन इन दिस ईयर्स, आपके एग्जाम में ओटी में पूछा जा सकता है। दूसरी बात हम बात करें, ये जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है जो आगे चलकर मेल गैमेट्स को बनाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जर्मपोर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जैसे हम ट्यूब सेल्स भी कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, और हम इसे वेजिटेटिव ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और वेजिटेटिव ट्यूब ही वो ट्यूब होती है, वेजिटेटिव सेल ही क्या बनाती है? पॉलिन ट्यूब बनाती है। आई बात समझ में? तो ये आपकी एक्साइन दिख रही है, अंदर वाली को एंटाइन कहते हैं, अंदर कुछ वैक्यूल्स बने होते हैं, अंदर क्या बने होते हैं? कुछ वैक्यूल्स बने होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स का बड़ा रोल होता है, जो भी हमारे सेल में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो वैक्यूल्स में जाकर प्लेस कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो वैक्यूल्स का बड़ा रोल है। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि एक्साइन किससे बनी होती है और इंटाइन किससे बनी होती है। अगर आया तो छोटे नंबर में क्वेश्चंस का आंसर भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि हम बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए बेटा, हमने देखा कि यहां पर ये सॉइलप स्ट्रक्चर है, इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। सॉइलर पार्ट होता है, नीचे अटैच होता है ओवरी के इनर पार्ट से। इसका ऊपर वाला जो पोर्शंस जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये वाला, इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल, इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल दिया गया है, देख रहे हैं आप, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्यूनिकल है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फ्यूनिकल ओवरी से, फ्यूनिकल ओव्यूल से जहां अटैच होता है उस जॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। उस जॉइंट को क्या कहते हैं? हाइलम बोलते हैं। और वह जो जॉइंट जो होता है वो कहां से कहां तक लगा होता है। जैसे माना कि ये जॉइंट जो है वो यहां से यहां तक है, माना कि ये जॉइंट जो है वो यहां से यहां तक है, तो जॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेफी कहते हैं। ये काफी अटपटा क्वेश्चन है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द हाइलम एंड रेफी। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाइलम क्या है और रेफी क्या है। तो हाइलम इज अ जॉइंट, हाइलम इज अ नेम ऑफ जॉइंट एंड रेफी इज द डिस्टेंस ऑफ जॉइंट।
रेफी जो होती है वो हमारे जॉइंट की डिस्टेंस को हम रेफी कहते हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक है, तो हाइलम क्लियर हो गया है ना, हाइलम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, ये हाइलम क्या है और रेफी क्या है। इसकी हम बात करते हैं कि इसके ऊपर वाले एंड को हम चलाइजा एंड बोलते हैं, चलाइजा पोल भी कहते हैं। यहां से दो टाइप के इंटेगुमेंट ग्रोथ होते हैं, इंटेगुमेंट जर्मिनेट होते हैं। जो बाहर की ओर होता है उसे हम आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। और जो अंदर की साइड होता है उसे हम इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? बाहर वाले को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। जी आउटर है और ये वाला बेटा जो है आपका, ये वाला जो है वो इनर है। ठीक है, इसे हम आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे, इसे हम इनर इंटेगुमेंट कहेंगे। इंटेगुमेंट कभी भी एमरियोस एग को कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं, कुछ पार्ट खुला रह जाता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये एरिया खुली है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? इसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई ना? चलो ठीक है, अब अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। ये पोर्शन है एम्ब्रियोसेक। अंदर क्या क्या है तो बेटा याद रखो अच्छे से, ये क्वेश्चन इस वर्ष एग्जाम में आ सकता है। 3 सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। कौन सी सेल्स? एंटीपोडल सेल। इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस समय या तो ये सरफेस से अटैच हो जाते हैं या ये फूड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, और इनका कोई रोल नहीं है। तो एंटीपोडल सेल्स हो गए। ठीक है बेटा, नीचे की साइड में आए तो हम इन्हें कहते हैं एसेसरी सेल बोलते हैं, है ना, एसेसरी सेल कहेंगे ना, या हम इन्हें कहते हैं साइनेरिजिड, और इसे हम कहते हैं एग सेल, और पूरे पोर्शन को कहते हैं एग एपरेटस। बीच में होते हैं दो न्यूक्लियस जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है और लिखा है उन्होंने, इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल इज अ लार्जेस्ट सेल इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर सबसे बड़ी सेल अगर है तो वो सेंट्रल सेल है। क्वेश्चन बन सकता है। इसके भीतर, इसके अंदर कुछ मटेरियल्स फिल्स होता है, जैसे कि ये बीच बीच में कुछ जो फूड का काम करता है, इसका नाम है न्यूशिलस। ये क्या है बेटा? न्यूशिलस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। कैसे पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस के सराउंडेड कौन सा मटेरियल फिल होता है, तो उसका आंसर था न्यूशिलस। उसका आंसर क्या था? न्यूशिलस था। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आप बिल्कुल लर्न करके रखना। हाउ मेनी न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस हैं? तो काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस होते हैं। हाउ मेनी सेल्स? तो 1 2 3 4 5 6, एंड सेंट्रल सेल इज द 7 नंबर सेल। तो 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, याद करके रखना। कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। 3 3 6 + 2 8 न्यूक्लियस सेल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पर सेंट्रल सेल है। आर यू अंडरस्टैंड? अच्छे से देख लेना, समझ लेना इसे। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, इसे अच्छे से पढ़ना, वेरी इंपोर्टेंट है। हम इसे आराम से पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले नवोश्चन ने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एंजियोस्पर्म में सबसे पहले उन्होंने ही एक्सप्लेन किया था। तो हम धीरे धीरे से अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे करके यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं साइड में पहले, ताकि हमें बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से हमें पता चलता रहे। हम पूरा नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ा आधा ही बना रहे हैं। ये बेटा आपकी एंटीपोडल सेल हैं,
ये आपका पूरा साइने रिजिड है, एग एपरेटिस है, और ये आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस आई मीन पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, जैसे ही पॉलन ट्यूब अंदर जाती है तो ये क्या करती है बेटा कि ये जाके दो मेल गैमेट को यहाँ पर रिलीज कर देती है। बेटा ये दो मेल गैमेट हैं, ठीक है, ये मेल गैमेट्स ने यहाँ रिलीज कर दिए। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि एक मेल गैमेट जाएगा न्यूक्लियस में, घूमते 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 इसे फ्यूज कर देगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे कि n प्लस n बराबर 2n। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सिनगेमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिनगेमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। एक न्यूक्लियस था, दूसरा न्यूक्लियस था, दोनों अटैच हो गए और स्ट्रक्चर बन गया जायगोट। स्ट्रक्चर क्या बना? जायगोट बन गया। तो याद रखना, जायगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि व्हाट द मीन्स ऑफ डिप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब होता है कि एक सेल है, उसके पास एक न्यूक्लियस है। डिप्लॉयड का मतलब होगा दो फ्यूज न्यूक्लियस हैं। ट्रिप्लॉयड का मतलब होता है थ्री फ्यूज न्यूक्लियस हैं। आई बात समझ में? हैप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड। सिनगेमी, तो जायगोट बना। इस प्रोसेस को हमने सिनगेमी कहा। क्या कहा? सिनगेमी कहा। जायगोट धीरे धीरे डिवीजन करता रहेगा उनके सेल और लास्ट में आकर बना देगा एम्ब्रियो। क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। राइट, लास्ट टाइम। अब ये वाला न्यूक्लियस जो है वो सीधा जाएगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज कर देगा। तो n प्लस n इक्वल 3n। तो स्ट्रक्चर बन गया बेटा ट्रिप्लॉइड। क्या बन गया? ट्रिप्लॉइड बन गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। याद रखियो, क्योंकि यहां पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं? 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, इसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। बेटा ट्रिपल फ्यूजन से बनता क्या है? इसका याद रखियो, PEN। एनसीईआरटी ने ऐसे ही कैपिटल लेटर में लिखा है PEN, जिसका मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो लास्ट में जाकर क्या बना देगा? ये बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बना देगा। आई बात समझ में? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिनगेमी का मतलब क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से जाकर लास्ट में क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। ठीक, जायगोट डिप्लॉयड होता है। जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, इस स्ट्रक्चर को ट्रिप्लॉइड कहते हैं, जिसके फलस्वरूप PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जो एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म एज ए फूड, एंडोस्पर्म क्या है? एज ए फूड की तरह काम करता है। तो याद रखो, डबल फर्टिलाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है वो एग्जाम में। दो दो नंबर के क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स क्या है? तो बेटा फ्रूट्स का मतलब होता है राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जो राइपेंड ओवरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। जब ओवरी अच्छे से राइपेंड हो जाती है, पक जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। कुछ एनसीईआरटी में कुछ फ्रूट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया है उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रू फ्रूट्स क्या हैं। तो ट्रू फ्रूट्स का मतलब होता है कि ऐसे फ्रूट जो मोस्टली ओवरी से बनते हैं उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है पी कॉमा मैंगो। याद रखना, पी मैंगो कैसे याद रखोगे? पी मैंगो। ठीक,
अगला दिया है आपका फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के बारे में उन्होंने लिखा है कि ओवरी के अलावा जैसे कि थैलेमस है, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, इनसे मिलकर अगर फ्रूट बनता है तो हम उसे फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है APPLE, व्हाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। हम एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो आप बोलेंगे सर कि सर एप्पल जो होता है सर उसका जो फॉर्मेशन है वो सर ओवरी के अलावा भी थैलेमस से हो सकता है ना, सेपल से बन सकता है, पेटल से बन सकता है, इसीलिए हम एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी IMP है, हो सकता है इस वर्ष धरा मिल जाए तुम्हें। आंसर है, क्वेश्चन है पार्थेनोकॉर्पिक। पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो हम उसे पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड, अच्छे समझ में आया ना, चलो ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, जैसे कि बोलते हैं कि सर विदाउट सीड्स वाले फ्रूट, ज्यादातर फ्रूट्स बनते हैं इससे, विदाउट सीड, विदाउट सीड। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सबसे पहले अपना आता है ग्रेप्स आ जाता है इसमें, है एग्जाम्पल जरूर याद रखें, ग्रेप्स है, अपना बनाना है, अपना पपाया है। बच्चे बोलते हैं सर पपाया में तो सीड होते हैं लेकिन इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं नाउ डेज। आर यू अंडरस्टैंड, तो आप इसे अच्छे से याद रखना, फ्रूट्स में जी वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा है व्हाई इज एप्पल फॉल्स फ्रूट, एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामने छपा है बेटा, बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि MP बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल ऐसा रूल्स देखा गया है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये नहीं आता है तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ के बारे में हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की, बात करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है। तो हम आपको बता दें कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जिसके पास मेल एंड फीमेल बोथ टाइप ऑफ सेक्स आर अवेलेबल इन वन टाइप ऑफ फ्लावर, एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हमने देखा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है तो इसमें क्या है कि पॉलिनेशन बड़े इजीली तरीके से हो जाता है। आई बात समझ, पहला पॉइंट, पॉलिनेशन बड़े इजीली तरीके से हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉलिनेशन में हमें किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा प्रॉफिट ये होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या है कि हमें ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 पॉइंट तो फायदे के हो गए। अब बेटा नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज तो यही होगा कि इसमें जो भी सीड बनते हैं वो छोटे होते हैं, ज्यादा सीड नहीं बनते हैं, इनका इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा नहीं होता है, और इनमें वेरिएशंस ज्यादा नहीं आते हैं, तो इनके डिसएडवांटेज हो गए। हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या। तो क्रॉस पॉलिनेशन का पहला फायदा तो यही होता है कि इसमें वेरिएशंस आते हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, इनके सीड बड़े और काउंट में ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में, मैंने 4-5 बता रहा हूं। और सर डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन इज अ बाय चांस पॉलिनेशन। बाय चांस का मतलब होता है कि पॉलिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ह्यूज क्वांटिटी में पॉलिन ग्रेन्स जो है वो खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आई बात समझ में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारी किस्मत खराब हो तो नहीं कह सकता हूं, वरना ये आपके 2023 में आपको 2 नंबर में मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन और में दोनों में इसमें डिफरेंस क्या है, तो बेटा देखो मैंने अभी जो बताया था ना वही डिफरेंस है।
जैसे मैं बात करूं कि सेल्फ में, तो सबसे पहले कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, और जो क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो मोनोसेक्सुअल फ्लावर में होगा। आई बात समझ में? अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि हमें ज़्यादा पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसमें हमें ज़्यादा पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट रहती है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमें किसी भी मतलब एजेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हमें एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं आते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशंस अच्छे देखने को मिलते हैं और इवोल्यूशन में हमारी हेल्प मिलती है। समझ में आई? तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अभी तक पूरा कभी नहीं आया है, लेकिन इसमें से कट कट के 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2 बार। तो देखते हैं क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन आए दिन इंक्रीज हो रही है और हमें अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स एंड फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। तो हम आर्टिफिशियल तरीके से बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिशियल टाइप के बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट्स वाले प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो चलो देखते हैं, कुछ समय के लिए हम देखते हैं। ये देखिए, चलो देखते हैं। डायग्राम में जो ड्रॉ किया गया है वो आपका जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल हैं। दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। हम बात करते हैं कि सबसे पहले करते क्या है। तो जब हमारा फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो बी रिमूव द एंथर, हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। हम एंथर को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, आई मीन हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस एंथर के पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन नहीं कराना है, क्योंकि ये लोअर कैटेगरी का है। हमें हायर कैटेगरी का एंथर चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए। इसीलिए जब हमारा फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो सबसे पहले हम इनके एंथर को रिमूव कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमस्कुलेशन। व्हाट द मीन्स ऑफ इमस्कुलेशन, ये आ सकता है। इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट वी रिमूव द एंथर इन वर्ड कंडीशन। सबसे पहले हम वर्ड कंडीशन में एंथर को रिमूव कर देते हैं, स्टामिन को हटा देते हैं। इसे ही हम कहते हैं इमस्कुलेशन। अब हमने इमस्कुलेशन करा दिया है, अब हम इसे एक पेपर से कवर कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग या कैपिंग। इसे हम कैपिंग या बैगिंग बोलते हैं। एनसीईआरटी में साफ अक्षरों में लिखा है बैगिंग एंड कैपिंग, तो इसे बैगिंग कहते हैं। इसे हम क्यों कवर करते हैं? बाई चांस कोई लोअर कैटेगरी का पॉलन ग्रेन आएगा, इसे पॉलिनेटेड कर सकता है, इसीलिए हम इसे कवर करके रखते हैं। ठीक है, फिर हम अपने डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स लेकर आते हैं, इसे हटाएंगे और हम इसके ऊपर डस्ट करा देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डस्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डस्टिंग कहते हैं। हम इसे फिर से कवर करा देते हैं, इसे कहते हैं रीबैगिंग या रीकैपिंग। क्या कहते हैं? रीबैगिंग या रीकैपिंग कहते हैं। फिर से कवर करा दिया। क्यों करा दिया? बाई चांस इसने अगर पॉलिनेटेड नहीं कर पाया, कहीं दूसरा कोई आ गया बेकार किस्म का फर्जी, आई बात समझ में, तो इसे पॉलिनेटेड कर सकता है, तो हमने इसे कवर करा दिया। 4-5 दिन के बाद इसे हम हटा देंगे, अच्छे से बढ़िया पॉलिनेटेड हो जाएगा, अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छे सीड बनेंगे। इसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसमें इमस्कुलेशन याद रखना कि व्हाट द मीन्स ऑफ इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब हम फ्लावर से स्टामिन को रिमूव कर देते हैं तो हम इसे इमस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, चलो सर आगे आते हैं। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कोई ना कोई आंसर पूछा जाने वाला है आपको, आप अच्छे से तैयार करें, कोई ना कोई चीज जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ है, मैं एक दूसरा सा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। बिल्कुल चिंता मत करिए, आप समझते रहिए बस। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। ये देखिए बन के तैयार हो गया 2 मिनट में ही है। 2 मिनट कहाँ, वो तो कुछ सेकंड ही लगे होंगे। देखिए सर, ये हमारे टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। टेस्टिस और ओवरी इज द प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इतना आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हैं? टेस्टिस हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस है। और हम फीमेल की बात करें तो ओवरी है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अगर हम दोनों को मिलाकर कहेंगे तो इनका नाम है गोनड। इन्हें हम गोनड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनड कहते हैं। इंपॉर्टेंट ओटी है सर। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है। दोनों को एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गोनेड्स हैं। तो मेल में दो, हम इंपोर्टेंट ही डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे लेक्चर में। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स देखनी है तो हमारे पुराने लेक्चर जाके देख लेना। तो ये आपकी टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर अगर हम बात करें तो एपिडिडाइमस है, जो कि एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि वाई इज टेस्टिस सिचुएटेड आउट ऑफ द बॉडी। टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है अगर हम बात करें तो। और टेस्टिस के अंदर अगर हमें स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है तो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। 2 पॉइंट से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा बॉडी से तो इनके अंदर अच्छे से क्या बनेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। बॉडी के अंदर होंगे तो इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो जी बन गया आपका यहाँ पर, वेरी वेरी आईएमपी बन गया सर। पहला क्वेश्चन कि टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों है? आंसर समझ में आ गया। बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो तब स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से होता है, इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि टेस्टिस जो है वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम वन वर्ड में बोलते हैं गोनेड्स, चाहे वो ओवरी हो चाहे वो टेस्टिस हो। पहला क्वेश्चन। और इससे कोई क्वेश्चन बनने वाला है तो एक ये है कि टेस्टिस एक बार के एजुकेशन में 10% जो है वो स्पर्म होते हैं, कोई पूछ ले बाई चांस, प्लस सेमाइनल वेसिकल जो है वो 60% रहता है और 30% जो होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है। ऐसे करके इनका कंपोजिशन जो है वो 100% बन जाता है। इस 100% फ्लूइड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। याद रखियो, एक बार के एजुकेशन में स्पर्म की काउंट कितना स्पर्म होता है? 10%। सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड 60%, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड 30%, टोटल 100%। तो ये क्या बन गया? सीमेन बन गया। क्या बन गया? सीमेन बन गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना। बस इतना ही बताना था मुझे इसमें। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। द टेस्टिस 2019 में जब सिलेबस पहली बार चेंज हुआ था तो यही आया था 5 नंबर में, लेकिन सिलेबस में अब की बार जो अपना जो ब्लूप्रिंट है उसमें से इसमें से 5 यूनिट का नहीं, 5 नंबर का नहीं आता है, इसलिए इसमें से कुछ एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। आप देख लीजिए, हो सकता है 4 नंबर में पूछ ले बाई चांस।
तो पूछ सकता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको छांट छांट कर बताऊंगा, ठीक है, आप अच्छे से। बेटा सबसे पहले जो होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सबसे बाहर, इस दिस इज द कॉल्ड द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसके नीचे ठीक जस्ट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया प्रेजेंट होती है, मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, दिस इज द कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये कहीं भी मिले ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। इसके भीतर अगर हम बात करें, अंदर जाएं तो कुछ स्पेशली चैम्बर्स दिखाई देते हैं, कुछ हमें स्पेशल स्पेशल चैम्बर दिखते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लेब्यूल्स कहते हैं। ये टेस्टिकुलर लेब्यूल्स हैं। ये ईच टेस्टिस में 250 होते हैं, याद रखियो 250। एक टेस्टिस में कितने 250, दूसरे में 250, ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के भीतर 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं, कितने होते हैं 3। ये पूरा मैथमेटिकल काउंट है, टोटल एनसीईआरटी का हूबहू, बिल्कुल मिस मत करना, याद रखना 3 होते हैं। तो बेटा बताओ कि 250 मल्टीप्लाई 3 0 कितने हो गए 750। तो ये याद रखना है आपको कि एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250, सेमनीफेरस ट्यूबल्स कितने होते हैं 750, एक साइड में होते हैं, याद रखियो। अब हम बात करते हैं कि यहीं पर बीच बीच में अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नर्व सेल, ब्लड सेल्स, और ये दोनों सेमनीफेरस के बीच में होते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनकी डिस्कवरी लीडिंग साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इन्हें हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स। आई बात समझ में? अगर हम अंदर चलें, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर चले जाएं तो क्या मिलता है? चिंता मत करो, भिंड का मेला नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा ही मिलेगा देखने को। सुन लो क्या मिलेगा। इसके अंदर हमें कुछ सेल्स ऐसे मिलेंगे जो बड़े बड़े होंगे, और कुछ सेल्स बेटा ऐसे मिलेंगे जो छोटे छोटे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, बिल्कुल आपकी तरह छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। ओके, ये बड़े बड़े सेल हैं। आई बात समझ में? इन सेल को हम कहते हैं सर्टोली सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिलेबस जब हट गया था 2019 के पहले भी ये चैप्टर था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्टोली सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, उसका आंसर है टेस्टिस। और डीपली पूछेगा कि सर्टोली सेल्स टेस्टिस के अंदर कहां होती हैं, तो आंसर होगा सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है? तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है कि ये हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। दूसरा, दिस इज द कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये वो सेल होते हैं जो स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है। और टेस्टिस बाहर क्यों है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये काउंट याद रखना अच्छे से, क्या कैसे है, और सब कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो बेटा मेमरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेमरी ग्लैंड्स, वी आर मैमल्स, हम सभी मैमल्स होते हैं, मैमल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मेमरी ग्लैंड होती हैं। फीमेल की मेमरी ग्लैंड आफ्टर द 11 to 13 ईयर्स के बाद डेवलप हो जाती हैं, लेकिन मेल में ये डेवलप नहीं होती हैं, ऑलवेज इनडेवलप रहती हैं, अनडेवलप रहती हैं। आई बात समझ में? फिर भी होती हैं तो अपन मैमेलियंस हैं, सीधी सी बात है। मेमरी ग्लैंड चेस्ट पर प्रेजेंट होती हैं, 2 होती हैं काउंट में। दिस इज द आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर, 15 to 20 लोब्स होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है उन्होंने। 15 से 20 लोब्स होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ अक्षरों में। सबसे पहले हम बात करें इस वाले मसल्स के बारे में, है ये बीच में बनी हुई है ये मसल्स, ये बहुत बड़ी मसल्स होती है। दिस इज द कॉल्ड द पेक्टोरियल्स मेजर मसल्स, बड़ी मसल्स है। ये बीच में आप रिब्स देख रहे हैं, जिन्हें हम पसलियां कहते हैं, रिब्स, ये रिब्स हैं। आई बात समझ में? ये हमारी पसलियां हैं, बीच में ये मसल से अटैच हैं, जुड़ी हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखना। बीच बीच में यहाँ पर कुछ फैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये स्वाइलर फूल जाती हैं, फैल जाती हैं। इन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इनके बीच बीच में कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो हम थोड़ा सा मेमरी ग्लैंड्स के एक लोब को बाहर निकाल के देखते हैं बेटा, ऐसे करके बाहर निकाला हमने,
ये देखिए हमने बाहर निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क को बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर मिल्क को स्टोर किया जाता है। आईवास जिसे एल्वियोलाई डक्ट कहते हैं। ये वाला पोर्शन फूला हुआ होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एम्पुला बोलते हैं। यहाँ पर मिल्क को स्टोर करते हैं। ठीक है, यहां से सीधा निप्पल के अंदर मिल्क जाता है। ये देखिए निप्पल है, इलेक्टिफेरस साइनस है, इलेक्टिफेरस डक्ट हैं जो मिल्क को लेकर आते हैं। और जैसे ही कोई बच्चा इसे माउथ के अंदर रखता है और सक करता है तो मिल्क धीरे धीरे बाहर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। निपल्स के सराउंडेड एक ब्लैक एरिया होता है, काला टाइप का एरिया रहता है, साइड में रहता है ऐसे करके, जिसे अपन एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरियोला कहते हैं। ठीक है, ए है। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या था वो समझ लीजिए। इंपोर्टेंट क्या था? 15 to 20 लोब्स होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड्स में। ये इंपोर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपोर्टेंट है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कई बार क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट, वाइट कर, वाइट 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 नहीं, रेड लेते हैं, चलो ठीक है। चलिए सर, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या कहता है? कि पहला पॉइंट ये कहता है कि 11 से लेकर 30 ईयर्स, 11 से लेकर 30 ईयर्स में स्टार्ट होता है। इसे बोलते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं बेटा? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क बोलते हैं। क्या कहेंगे? मेनार्क कहेंगे। ठीक, याद रखियो ये क्या है? मेनार्क है। स्टार्ट होने का टाइम मेनार्क। 45 to 50 ईयर्स में स्टॉप हो जाती है। इसे हम कहते हैं मीनोपोज। इसे हम क्या कहते हैं? मीनोपोज कहते हैं। कभी कभी ये 6 to 8 ईयर्स में स्टार्ट होगी। इसे हम कहते हैं प्रीकॉसियस। क्या कहते हैं? प्रीकॉसियस बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रीकॉसियस। इसमें 3 पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। स्टार्ट कब होती है, आई बात समझ में? बंद कब हो जाती है, अचानक कब स्टार्ट होती है। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, ये सिग्नल देती है। आई बात समझ में? तो याद रखना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होता है, और जो फीमेल में 11 से लेके 13 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है। इसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो हमने बता दिए हैं। शेष जो हार्मोन सिक्रेशन का लेवल है वो हम आपको एमसीक्यू में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अब आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलग से यहां पर गैमीटोजेनेसिस क्या है। तो हम आंसर लिखेंगे, 2 नंबर का है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आर कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ गैमीट्स। यहां पर हमने बात करते हैं कि गैमीट्स हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है आपका oogenesis। ये आना है एग्जाम में, इंपोर्टेंट भी है, हर साल आता है, हो सकता है ना आए लेकिन आ सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स या एग या ओवा इज कॉल्ड oogenesis। इसे हम क्या कहेंगे? oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। ठीक है, याद रखियो इसे।
देखो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में हम सबसे पहले हम बता रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम डिटेल्स हम आपको अपना बना के दिखाते हैं। ये आपका 2n लिख लो या 2x लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। 2n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ऑलवेज इन पेयर्स बिकॉज वन क्रोमोसोम इज मदर एंड सेकंड इज फादर। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। 2n हमने लिखा है, इसे हम प्राइमरी मेल जर्म सेल भी लिख सकते हैं, प्राइमरी जर्म सेल, ये प्राइमरी जर्म सेल है। और ये माइटोसिस डिवीजन करेगी 2n 2n, फिर अगेन करेगी 5 to 6 बार समथिंग, ये डिवीजन करते हैं 2n, ठीक है। अब ये क्या बना लेते हैं, ये सबके सब मिलकर बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं, या हम कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब स्टेज को हम कहते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्या कहेंगे, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इस फेज का नाम है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। इन सारी सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, या स्पर्मेटोगोनिया कह लो, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इनमें से कोई एक सेल फूड एब्जॉर्ब करेगी, वाटर लेगी और अपने शेप को इंक्रीज कर लेगी, बड़ा कर लेगी, इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ये कौन सी फेज है, ग्रोथ फेज होती है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब यहां पर होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहां पर बनेंगे दो सेल एन और एन, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, ठीक है। और अब ये आगे चलकर फिर से डिवीजन करेंगे तो इससे बनेंगे 4 सेल, इसे हम कहते हैं मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड हुई, क्योंकि मियोसिस के बारे में हम सब जानते हैं कि ये दो बार दो स्टेप में होती है, तो मियोसिस सेकंड हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये सब के सब क्या बन गए, इन सेलों का नाम है स्पर्मेटिड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब ये फॉर्मेशन कर लेंगे और बना लेंगे स्पर्म, क्या बना लेंगे, स्पर्म बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, स्पर्म बना लेते हैं। स्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होता है, याद रखना, स्पर्म हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसे याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सर, ऊजोनेसिस, ऊजेनेसिस का मतलब क्या, ऊजेनेसिस थोड़ी लंबी प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ऊजेनेसिस एक फीटस जब एक फीमेल फीटस जब एक मदर के यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है तो आधी प्रोसेस वहां हो जाती है, जैसे उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके बाद आधी प्रोसेस आफ्टर द 11 to 13 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है। इसका मतलब इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, कि लंबे समय के बाद होने वाली प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये आपकी सेल है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी एक सेल है 2n है, इसका नाम है प्राइमरी जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी जर्म सेल, सेल, ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल है। ये डिवीजन करेगी, 2n बनाया। माइटोसिस डिवीजन में कभी भी क्रोमोसोम की काउंट हाफ नहीं होती है, याद रखना आप लोग हैं, जितनी होती है उतनी ही बनी रहती है, मियोसिस में हाफ हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं ऊगोनिया,
ऊगोनिया कहेंगे, और इस फेज का नाम देंगे हम मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज, ये मल्टीप्लीकेशन फेज है, और इसमें स्पेशली होता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, अब इसमें से कोई एक सेल जो है वो नेक्स्ट फेज में इन्वॉल्व हो जाएगी और वो अपना शेप बड़ा कर लेगी, इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इसका नाम है प्राइमरी ऊसाइट, इसे हम प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं। ठीक, अब ये करेगी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगी, तो अब इसमें एन एक स्मॉल होगी और एक बन जाएगी बड़ी, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट कहते हैं। ठीक, अब ये करेगी मियोसिस सेकेंड। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये दो बने गए, छोटे छोटे सेल बने स्मॉल स्मॉल, एक सेल स्मॉल बना और एक सेल बन गया इसमें बड़ा सा एन, एक बड़ा सेल तैयार हो गया ए वाला से, इसे ही हम कहते हैं एग या ओवम या ओवा, और इस फेज का नाम है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यही नाम था और oogenesis में यही नाम होगा, जिसका नाम है आपका मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, और इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मियोसिस डिवीजन। तो ये बनते हैं पोलर बॉडीज। अभी तक साइंटिस्ट ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि oogenesis की प्रोसेस में पोलर बॉडीज 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 1 बनता है, लेकिन ये पता है कि बनते हैं, ये कंफर्म नहीं है कितने बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, या दोनों आ सकते हैं, एक लगातार दोनों आते हैं और में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। स्पर्म का डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2 नंबर में इसका केवल 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसका केवल डायग्राम पूछा गया था कि डायग्राम बस ओनली। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे स्पर्म जो होता है उसमें 3 मोस्टली जो है ना वो 3 वो दिखाए गए हैं, 3 पार्ट। सबसे पहला जो दिखाया गया है इसे हम हेड कहते हैं, इसे हम मिडिल पीस कहते हैं, मिडिल पीस शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। इसे हम कहते हैं टेल, इसे हम टेल कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो वो ये है कि स्पर्म जो है वो किस मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड सबसे आगे होता है और उसका अगला जो पोर्शन है वो कॉनिकल होता है, इसे हम एक्रोसोम कहते हैं, जो मोस्टली गोल्गी बॉडी का बना होता है, गोल्गी बॉडी का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक, साइटोप्लाज्म भरा होता है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं यहाँ पर 1 2, एक सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के पास होता है, बहुत पास होता है, आई बात समझ में, जिसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहते हैं। एक दूर होता है जिसे हम डिस्टल सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो दूर होता है उसे हम डिस्टल सेंट्रियोल्स कहते हैं, और यह बनाता है एक्सियल फिलामेंट, ये बनाता है। तो कौन क्या करता है जानकारी आपको होनी चाहिए। एक्सियल फिलामेंट्स है, ये कौन बनाता है? डिस्टल सेंट्रियोल्स बनाते हैं। सेंट्रियोल 2 होते हैं, एक न्यूक्लियस के पास होगा प्रॉक्सिमल, एक न्यूक्लियस से दूर होगा डिस्टल। डिस्टल जो होगा वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया? स्पाइरल, स्पाइरल टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अपनी खुद की माइटोकॉन्ड्रिया खुद की एनर्जी लेके चलता है, समझ में आई, ताकि अच्छे से मूवमेंट कर सके और अच्छे से आसानी से फ्यूज कर सके। ये आपकी टेल है, टेल हमेशा लोकोमोशन में हेल्प करती है, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करने का काम करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में क्वेश्चन 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ओनली डायग्राम पूछा गया था 2 नंबर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओवम, हम बात करते हैं कि सर ओवम क्या है। ये क्वेश्चन भी
स्पर्म के और में पूछा गया था 2022 में, ये भी इंपोर्टेंट है। इसके सबसे अंदर है, हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म है, इसकी जो सबसे बाहर की लेयर जो होती है, सबसे बाहर के भीतर की ये वाली लेयर, इसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इसके बाहर आप देख रहे हैं सेल्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। स्पर्म की थोड़ी सी बात करें हम, तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2-2 नंबर में। जैसे स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है, ओवम जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। इसके पास टेल होती है मूवमेंट करने के पास, इसके पास कोई टेल नहीं होती है। ये राउंड शेप में होता है, ये राउंड शेप में होता है, ठीक है, ये राउंड शेप में होगा, याद करना है, ठीक है। ये मेल गैमिट होता है और ये फीमेल गैमिट होता है। बोथ आर हैप्लॉइड, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। दोनों अगर आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो जायगोट बन जाता है, और जायगोट हमेशा होता है डिप्लॉइड। इनसे भी एक क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक है। ये देखिए व्यू ऑफ ओवरी, इसका डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है। रेड कलर में जो दिखाए गए हैं वो आर्टरी हैं आपके, और जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं वो वीन है। यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, 80,000 के समथिंग। इन्हीं में से कोई प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाती है, सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाती है टर्सरी में। टर्सरी के अंदर कुछ जगह खाली रहती है, इसे अपन एंट्रम कहते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है उन्होंने। इस खाली जगह को हम कहते हैं एंट्रम। ये एंट्रम है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, जो कंप्लीट मैच्योर फॉलिकल्स है। यहीं से लास्ट में जो ओवम जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। इस ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब समझ रहे हो ना? ओवुलेशन का मतलब होता है कि जब ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। आई बात समझ में? और जो ओवम का जो कवर बच जाता है उसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कार्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, LH हार्मोन सीक्रेट करती है। इसका बड़ा रोल होता है कि जैसे ही अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो यूट्रस के नीचे की एरिया को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। सपोज करें प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और एग भी डिस्ट्रॉयड होकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलो अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से समझिए। पहली बात करते हैं प्लेसेंटा क्या है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्लेसेंटा। तो हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब फीटस यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है तो इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के 7 डेज में इम्प्लांटेशन होता है। कोई पूछ दे कि इम्प्लांटेशन कब होता है तो आप बोलेंगे आफ्टर 7 डेज ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो यूटेरस की बॉल से कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर ग्रोथ कर जाते हैं। आई बात समझ में? जिन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं कोरियोनिक बिलाई। हम इन्हें कोरियोनिक बिलाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसी से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं। और फीटस से भी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेंगे और आपस में दोनों अटैच हो जाते हैं तो एक रोप जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। उस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। आई बात समझ में? जो फीटस से क्या करती है? अटैच हो जाती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लेसेंटा के फंक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला फंक्शन ये होता है कि फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है।
गैसियस ट्रांसपोर्ट करेगा, ये बैरियर का काम करता है। बैरियर का मतलब होता है बाई चांस कोई बाहर से कोई मदर के से होता हुआ कोई फीडस के अंदर जा रहा हो, बैक्टीरिया वायरस हो, तो उसे रोकने का काम करते हैं। कोई पॉइजनस चीज अंदर जा रही हो तो उसे रोक देते हैं। अगली बात, ये एक्सक्रेशन का काम करते हैं। मतलब ये है कि अंदर से सारी खराब चीजों को बाहर करने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। आई बात समझ में? अब एक दो बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ये आप याद रखियो, इंपोर्टेंट हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं HCG। पहले नंबर पे याद रखियो, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे याद रखना है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टेजन HPL हार्मोन, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टिरोन्स, एसेट्रा। तो 1 2 3 4 अच्छे से याद रखियो। और सबसे बेस्ट है कि इन द लेटर, बाद में, फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो एक हार्मोन छोड़ा जाता है जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। कभी कभी मदर के जब ज्यादा दर्द होता है और फीटस बाहर नहीं आ रहा हो तो डॉक्टर यही हार्मोन बाहर से इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं, इसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये वही हार्मोन होता है जो आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद कम से कम 1 या 2 महीने के बाद फिर से सीक्रेट होता है और वेजाइना जैसे थी वैसे ही करने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस वर्ष एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि मोरला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है। यहां से चलते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हो गए, तो ये बन गया आपका जायगोट। जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, इस बात को याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद 2 सेल बनते हैं। कितने सेल बनेंगे? 2। फिर 40 घंटे के बाद बनते हैं 2 से 4 सेल। फिर 3 डे के अंदर बनते हैं 8 सेल, डॉट 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 8 के बाद बन जाते हैं 16 सेल। 8 to 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। मोरूला किसे कहते हैं? 8 to 16 cell stage structure is called morula. This is like a ball like structure. ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें अधिकतम मैक्सिमम 16 सेल होते हैं, कम से कम 8 सेल होते हैं, और ये मोरूला है। और ये प्रोसेस पता है कहाँ की है? ये प्रोसेस हो रही होती है फैलोपियन ट्यूब में। तो याद रखना, मोरूला तक बनने की प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। मोरूला कहाँ तक बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि मोरूला यूट्रस में बनता है कि फैलोपियन ट्यूब में, तो कहां बनता है? फैलोपियन ट्यूब में बनता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है? तो आप याद रखियो, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कई नाम हैं, इसे हम यूटेराइन डक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूट्रस से अटैच है, यहां से अटैच है। इसे हम ओवेराइन डक्ट भी कहते हैं क्योंकि यह ओवरी से अटैच है। ठीक है, 3 नाम है, 1 2 3, तीनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो याद रखियो, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होगा। मोरूला तक की बनने की प्रोसेस कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं कि सर ब्लास्टोमियर्स और क्लीवेज क्या है? तो वेरी वेरी सिंपल है। ये एक जायगोट था, जायगोट में 2 सेलें बनी, 2 से फिर 4 सेल बनी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज, एंड दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। आई बात समझ में? जैसे 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल बने, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्लीवेज। और इन सारी सेल्स को नाम क्या पड़ गया? ब्लास्टोमियर्स। इन सब सेलों को हम मिलाकर क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स। तो क्लीवेज का मतलब सेल डिवीजन, ब्लास्टोमियर्स का मतलब जो सेलें बनी उनका नाम ब्लास्टोमियर्स।
मोरुला का मतलब 8 to 16 सेल्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरुला। अब बचा तुम्हारा ब्लास्टुला, तो ब्लास्टुला व्याल हम तुम्हारा बनाए देते हैं, इंपोर्टेंट है। देखिए ब्लास्टुला, अब यहां पर एक समझने वाली चीज है। देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक जब चलते हैं तो जोना पेलुसडा साथ रहता है। इसका साइंटिफिक रीजन है क्योंकि हम सब जानते हैं कि फेलोपियन जो ट्यूब जो होती है, फेलोपियन जो ट्यूब होती है इस टाइप की होती है, कुछ कुछ ऐसे करके। ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है। ये आपकी क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। अब फेलोपियन ट्यूब का साइज फिक्स है, तो जोना पेलुसिडा इसके साथ रहेगा। कहाँ रहेगा? इसके साथ रहेगा। क्यों? अगर जोना पेलुसिडा यहां से हट जाएगा तो यहां से एम्ब्रियो है फैलना शुरू कर देगा, तो इस यहीं पर हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मदर की डेथ हो सकती है और फेलोपियन ट्यूब को काटा जा सकता है। इसीलिए जोना पेलुसिडा यहां तक साथ रहता है। कहां तक रहता है? यहां तक साथ रहेगा। जैसे ये यूटरस के अंदर आता है, कहां आता है? जैसे ये यूटरस के अंदर आता है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, अब ये देखना आप गौर से। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ना पेलुसिडा जो है वो क्रैक हो रहा है। क्रैक क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका शेप इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज? क्योंकि अब ये आ चुका है यूटरस के अंदर, अब इसने बहुत सारा फूड एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, क्रैक होने से पहले धीरे धीरे कुछ सेल्स बनना स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। कौन से सेल कहेंगे? ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं, जो बीच बीच में बन जाते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं। क्योंकि अब जोना पेलुसिडा हटने वाला है, अब इसके ऊपर बनने वाले हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। नहीं बनेंगे, लेयर बनेगी तो एम्ब्रियो बाहर चला जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। जे बन गए, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। जोना पेलुसिडा जो है वो क्रैक होना शुरू हो गई। जोना पेलुसिडा जो है वो क्या हो गई? क्रैक हो गई। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स हैं। अब यहां पर इसके साइड में, भीतर की साइड में हम देख रहे हैं कुछ सेलें बन रही हैं, ऐसे करके बहुत सारी सेलें बन रही हैं। ठीक है, सेलें बन गई, ये सेलें बन गई, बहुत सारी सेलें बन के तैयार हो गई। इन्हें कहते हैं इनर मोस्ट सेल। ये आगे चलकर एम्ब्रियो को बनाने का काम करती हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला कहते हैं। इस खाली जगह को हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने, क्लीवेज बना, क्या बना? क्लीवेज बना। क्लीवेज का मतलब सेल डिवीजन हुए, सेल डिवीजन के बाद जो नाम पड़े वो ब्लास्टोमियर्स हैं, मोरुला ए वाला है और ब्लास्टुला ए रहा। ठीक, प्रदेश बंद करो।